तो ये इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो थर्मोडायनेमिक क्या होती है, उसका सिस्टम क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, मतलब पूरे फ्यूचर में ये सारे टर्म्स आप कहीं ना कहीं मतलब पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करोगे। तो ये जो यूज करोगे उससे पहले आपको इसके यूज टू होना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड आता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, क्या होता है भाई थर्मोडायनेमिक्स? तो मेरे ख्याल से आपको पता है थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक, और डायनेमिक्स का मतलब होता है फोर्स। मतलब ये हीट को किसी फोर्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? तो इसका डेफिनेशन क्या प्रिपेयर्ड हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ इंटरैक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मटेरियल सिस्टम। अब बोलोगे सर आप यहाँ हीट बोल रहे हो, यहाँ फोर्स बोल रहे हो, तो यहाँ एनर्जी और मटेरियल क्यों आ गया? एक्चुअली हीट क्या है? तो इट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं। अपने मतलब एक झापड़ आपकी गाल पे कस के मारता हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली मैंने क्या किया, तो मैंने अपने हाथ की हैंड की एनर्जी को आपकी बॉडी में ट्रांसमिट किया। अब आपने खुद को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप झापड़ खाते हो तो आपका चेहरा पहले धीरे से लाल होता है, और लाल होने के बाद आपको लगता है कि आपकी आंख, नाक, कान, मुंह, पूरा चेहरा जो है वो एक सन का मतलब सन जैसा गोल हो गया है, और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है। बात समझ में आई? तो मेरा जो सर है वो मटेरियल साइंस हो गया, मटेरियल सिस्टम हो गया, और मैंने जो मतलब हीट दिया, मतलब जो झापड़ मारा, वो एनर्जी का सोर्स था जो हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ। मतलब मेरा जो फोर्स लगा हीट को रिलीज करने में, तो वो वहां पे एनर्जी और मटेरियल साइंस का कंट्रीब्यूशन रहा। इसलिए हमेशा इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मटेरियल साइंस के बारे में बोला। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इसमें 4 लॉ आते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसमें एक वाइवा का क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे पूछूंगा कि पहले बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया। तो आपको आंसर देना है कि सर सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया, ठीक है? लेकिन जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया जो हीट और वर्क के बारे में बता रहा था, लेकिन जब जीरोथ लॉ आया तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि हीट जो है वो एक थर्मल मतलब थर्मल पार्ट होता है। तो थर्मल का जो बेसिक लॉ है वो जीरोथ लॉ ने दिया, इसलिए फर्स्ट लॉ से पहले उसको रखा गया, इसलिए फर्स्ट से पहले नाम उसका आया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, चलिए तो देखो फिर से मतलब ये जो लाइन बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जल्दी से बता दो फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपने स्टेटमेंट पढ़ा था जो पूरी लाइफ आपको याद होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मगर मैं बोलूंगा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है ये है क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क आउटपुट के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब आपका सेकंड क्वेश्चन आया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, तो आपको स्टेटमेंट देना है कि सर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क आउटपुट। ओके, देन जीरोथ लॉ क्या है? तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बोल रहा है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे? तो अब इमेजिन करो मैं 3 लोगों को बोलता हूं, ठीक है? 3 सिस्टम है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे से, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे से,
तो इट इज कंक्लूडेड दैट कि ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ए सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और बी भी एक दूसरे के भाई भाई हुए। याद आएगा? चलिए, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? तो सेकेंड लॉ दो स्टेटमेंट देता है। पहला स्टेटमेंट देता है कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना हुआ है जो केवल वर्क आउटपुट दे, और मतलब हीट इनपुट ले और वर्क आउटपुट दे, और कोई भी अदर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करे। मतलब ऐसी कोई भी इंजन नहीं बनी है जो मतलब जिसकी इफिशियंसी 100% हो। बात समझ में आई? मतलब आपने क्या किया, आज आपने 1 किलो खाना खाया और 1 किलो खाना खा के 1 किलो का वर्क कंप्लीट कर दिया, मतलब आपकी बॉडी ने 100% एफिशिएंसी दी। अब बोलोगे सर 100% एफिशिएंसी ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ? तो आपको बेसिक लॉ पता है एफिशिएंसी का, क्या? कि वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो वर्क आउटपुट कितना हुआ? तो 1 kg के इक्वल हुआ या 1 जूल के इक्वल हुआ, और हीट सप्लाई कितना हुआ? तो 1 जूल के इक्वल हुआ। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में पहला स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं बन सकता जिसकी इफिशियंसी 100% हो। और इसी का एक दूसरा भी स्टेटमेंट था कि ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक बना नहीं है जो कोल्ड से टेम्परेचर खींच के उसको हायर बॉडी में ट्रांसफर कर दे। मतलब ये कि अब जैसे एग्जांपल लो, आपके ठंडी में देखते हो, और या सिंपल से आप एक कप चाय पी रहे हो। ठीक है, तो एक कप चाय पी रहे हो, तो आपने जब ये कप को टेबल के ऊपर रखा तो वो हॉट था। ठीक है, हॉट होने की वजह से उसका टेम्परेचर हमने मान लो T1 रखा, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मतलब जो कप का टेम्परेचर है वो मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होता है, हीट फ्रॉम हायर सोर्स से लोअर सोर्स में ट्रांसफर होता है। तो ये क्या होता है, 60 डिग्री जो है वो कुछ देर रखे रहोगे तो धीरे 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 वो 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया है कि 25 की जगह पे वो 20 या 15 या 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए? नहीं हो सकता। मतलब कोल्डर बॉडी से हीट रिलीज करके हायर बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट देता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ क्या डिफाइन करता है? तो थर्ड लॉ डिफाइन करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। क्या कि मतलब एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंट्रोपी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। फिर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर अब पहले बताओ कि इंट्रोपी का क्या है? तो हमेशा याद रखना, आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है इंथैल्पी और दूसरा वर्ड आता है इंट्रोपी। तो इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, तो आपने वर्ड लिखा था यहाँ पे HF प्लस X इंटू HFG। याद है? अगर याद होगा तो आपको ये पता होगा कि HF जो है इसको बोला जाता है सेंसिबल हीट, और HFG को बोला जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन ये दे सकते हो कि सर इंथैल्पी इज द सम ऑफ सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, और एक और इसका फॉर्मूला होता है जो डिफाइन करता है H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, तो U क्या है? तो ये इंटरनल एनर्जी है, और PV क्या है? तो ये मैकेनिकल वर्क है। तो आपका डेफिनेशन क्या बना? इंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस मैकेनिकल वर्क, या कुछ लोग इसको फ्लो एनर्जी भी बोलते हैं। तो इट इज डिफाइन एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी। और इंट्रोपी क्या होती है? तो इंट्रोपी होती है द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। बोलोगे सर मतलब नहीं समझ में आया। मतलब ऐसा कि एक समझो एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक हल्का सा झटका दिया, ये झटके की वजह से क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, और ये वाइब्रेशन ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवें को मूव करेगा।
तो अल्टीमेटली ये बॉडी जो है वो खुद में एक एनर्जी रिलीज करेगी। ये जो एनर्जी है जो यूजफुल होगा, मतलब हमारे लिए यूजफुल रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोपी। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड इंट्रोपी। क्लियर है? चलिए, अब थर्मोडायनेमिक्स में जो अपन ने क्या बोला, इंटरैक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मटेरियल सिस्टम, इसमें अब कुछ बेसिक वर्ड्स यूज होते हैं। बेसिक वर्ड्स क्या क्या है? तो सबसे पहला है यूनिवर्स। तो भाई हम जहां रहते हैं उसको बोला जाता है यूनिवर्स, मतलब ऑल मटेरियल्स शो देयर एग्जिस्टेंस। मैं अगर यहाँ हूं, मैं अपनी जीवित होने की पहचान दिखा रहा हूं, मतलब मैं यूनिवर्स का एक पार्ट हूं। ठीक है? और इसको एक और तरीके से समझा जाता है कि इट इज सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तब आपका वर्ड आ जाएगा कि सर सिस्टम क्या होता है। तो अब एग्जांपल लो, जैसे मैं ये रूम में बैठा हुआ हूं और ये माउस मेरे हाथ में है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो माउस मेरे हाथ में है, इसके पूरी की पूरे फीचर्स मेरे को पता होनी चाहिए। मतलब इसका कलर कैसा है, इसका वेट कैसा है, इसका लेंथ कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका शेप कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एट अ टाइम ये जो माउस है ये मेरा सिस्टम हुआ, और बाकी पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ये सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है? तो क्या डेफिनेशन आया कि सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? अब बोलोगे क्या सर एक रूम के अंदर में अलग अलग सिस्टम सोच सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। एट अ टाइम मेरे लिए ये माउस सिस्टम है, मेरे लिए ये लैपटॉप है, मेरे लिए ये आईफोन है, मेरे लिए ये पेन ड्राइव है। तो ये मेरे लिए जो चीज के बारे में जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो वो मैं सिस्टम हो जाऊंगा, मतलब सिस्टम कहलाएगा। अब एग्जांपल लो, मैं अपनी बॉडी के बारे में सोच रहा हूँ और इसको इम्प्रूव करने की सोच रहा हूँ, तब मेरा बॉडी एक सिस्टम बन जाएगा। और मेरे बॉडी को छोड़ने के बाद बाकी जो कुछ भी है वर्ल्ड में वो सराउंडिंग वर्ड आ जाएगा। ठीक है? तो सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या हुआ? तो इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ने के बाद यूनिवर्स का जो भी पार्ट है वो हो जाएगा सराउंडिंग। क्लियर? चलिए, अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक दूसरे से अलग करे उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। It is actual or hypothetical envelope enclosing the system is the boundary of the system। मतलब क्या कि अगर ये एग्जांपल मैंने ये माउस लिया, तो ये माउस का जो ये आउटर लेयर वाला पार्ट है, ये पार्ट बाउंड्री कहलाता है, जो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग करते हैं। समटाइम्स ये इमेजिनरी होता है और समटाइम्स ये एक्चुअल वर्ड में आता है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम किसी पावर प्लांट में जाओगे तो बॉयलर हाउस, तो बॉयलर हाउस को क्या आप बोला कर सकते हो कि नहीं भाई मेरे को इसी का इन्वेस्टिगेट करना है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक इमेजिनरी सर्कल प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये वो सर्कल है जिसके अंदर में इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये सिस्टम हुआ और इसके बाहर जो कुछ भी है वो उसका सराउंडिंग का पार्ट आ जाएगा। ठीक है? सेकंड वर्ड क्या कहता है कि द बाउंड्री मे बी फिक्स्ड और इट मे बी मूवेबल, मतलब मूविंग। मतलब क्या हुआ? तो अब मैंने जब बोला कि मैं बॉयलर हाउस का ही केवल एनालिसिस पार्ट करूंगा, तो अब एग्जांपल लो, जैसे कोल हुआ। कोल कहाँ रखते हैं? तो कोल रखते हैं CHP में, CHP कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में। तो जो कोल हैंडलिंग प्लांट है वो एक अलग सिस्टम है, मैं उसके बारे में पढ़ नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहां से कोल लेके बॉयलर हाउस के पास आऊंगा, बॉयलर के पास आऊंगा, तो वो भी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ठीक है? मतलब वो पार्ट नहीं था लेकिन अब वो पार्ट में आ गया। तो ये जो है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और कुछ टाइम ये मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है? द बाउंड्री मे बी रियल और इमेजिनरी। ये वर्ड तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अब ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो ए नंबर क्या बोल रहा है? तो जो अंदर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं उसको सिस्टम बोलूंगा। ये जो इमेजिनरी या रियल वर्ड होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगा उसको मैं बाउंड्री बोलूंगा।
एक एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को देखो, ठीक है। अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपको पता है कि सिलेंडर हमेशा फिक्स होता है, इसलिए वो रियल बाउंड्री हो सकता है। लेकिन अब अगर मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो पिस्टन है, मतलब मेरी जो बाइक है, वो कितना धुआं रिलीज कर रही है। आपने देखा होगा कि आपकी बाइक के साइलेंसर जो होता है उसमें से बहुत ज्यादा काला धुआं निकलता है। तो जो ये काला धुआं निकलता है, तो ये तो एटमॉस्फेयर में चला गया। तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि कितना निकला नहीं निकला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। और आज के लिए आपका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि जो साइलेंसर से काला धुआं निकलता है उसका मतलब क्या है, ठीक है। आपको ये YouTube में मैं जब ये वीडियो डालूंगा तो आपको नीचे आंसर में ये वर्ड देना है कि भाई साइलेंसर से काला धुआं निकलने के क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा हुआ है, सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मैंने एक तपेली लिया, तपेली में पानी डाल के उसको हीट करने लग गया, तो हीट करने की वजह से इसमें से हीट भी रिलीज हो रही है, मतलब हीट भी रिलीज हो रही है, और इसमें से वेपर्स के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स भी बाहर निकल रहे हैं। मतलब मास का और हीट का इंटरेक्शन किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग में अगर होगा तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोला, अ सिस्टम वेयर हीट एंड मास बोथ आर इंटरएक्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब बोलोगे सर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ही होगा, क्या बिटवीन सिस्टम एंड सिस्टम बोल सकते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल बोल सकते हो। अब यहीं पे कोई और सिस्टम आया, एक हमने एक बाल्टी रखी जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब ठंडा पानी भी हमारा सिस्टम है जिसके बारे में मुझे एनालाइज करना है, तो ये गर्म पानी को मैंने इस ठंडे पानी के साथ मैच कर दिया, तो क्या हुआ, हीट और मास का दोनों का इंटरेक्शन हुआ, और ये भी सिस्टम था, ये भी सिस्टम था। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू सिस्टम्स एंड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। बस वर्ड याद रखना है, हीट एंड मास, क्लियर। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, तो क्लोज सिस्टम में ये देखो ऊपर में इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, मतलब यहां से रेडिएट तो होगा हीट, ठीक है, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी, इट इज अ सिस्टम वेयर ओनली हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बट नॉट मास। बात समझ में आई, दिस इज अ सिस्टम वेयर ओनली हीट, ये थोड़ा सा डेफिनेशन गलत हो गया, मैं अपडेट कर दूंगा इसको, वेयर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बट नॉट मास ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन टू सिस्टम्स और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, तो आपका एग्जांपल है थर्मस। थर्मस में आपने गर्म चाय रखी, 2 घंटे बाद भी वो गर्म ही रही, तो इसमें क्या होता है, नाइदर हीट नॉर मास इंटरैक्ट बिटवीन सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, ठीक है। मतलब ना हीट और ना ही मास ट्रांसफर होंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब आप में से एक बोलेगा कि सर एक बार बताओ, मैं जो थर्मस यूज करता हूँ उसमें 2 घंटे बाद तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज तो हो जाता है, चाय पीने में मजा नहीं आता है, तो मैं बोलूंगा बेटा तेरा थर्मस अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चेंज कर दे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब एक और वर्ड आता है एडियाबेटिक सिस्टम। 2 वर्ड आते हैं, एक होता है एडियाबेटिक और एक होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। वर्ड याद रखना, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक। तो एडियाबेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो वो ऐसे सिस्टम्स जो थर्मली इंसुलेटेड होंगे सराउंडिंग से, बट अलाउ करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वर्किंग कंडीशंस को।
मतलब क्या हुआ, अंदर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर अलग ही रहेगा, दोनों टेम्परेचर में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन दोनों के बीच में वर्क इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बाद वर्ड आता है फेस। फेस क्या होता है भाई, तो आपको पता है दो तरह का फेस होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस पे मतलब सिस्टम क्या होता है, तो होमोजीनियस का प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने दूध को पानी में मिला दिया, अब दोनों को अलग करके बताओ, तो आप बोलोगे सर अलग नहीं हो सकता। तो अगर एक मिक्सचर को मैंने दूसरे मिक्सचर से मिलाया, अब वो दोनों को अगर मैं बायफर्गेट नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर मैंने दो मिक्सचर को एक दूसरे से मिलाया और अगर दोनों को मैं दोबारा अलग कर सकूंगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सिस्टम। इस लैंग्वेज में याद आएगा क्या लिखा है, अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेस is termed as homogeneous system. For example, mixing of air and water vapor. मेरे ख्याल से जो बेस्ट एग्जांपल दमन ले लो, दमन के एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स और एयर दोनों मिक्स किया हुआ है, क्या दोनों को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जांपल, तो मैंने वाटर को ऑयल में मिलाया या दूध में ऑयल को मिलाया, ठीक है, या वाटर के अंदर में पत्थर को मिलाया, तो क्या वो दो एक सिंगल फेस रहेंगे, नहीं, वो दो अलग अलग फेस रहेंगे और दोनों को हम लोग बायफर्गेट कर पाएंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। मीन्स अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस is called heterogeneous system. For example, water plus steam, आपने देखा है, ice plus water and water plus oil, क्लियर है। चलो अब वर्ड आता है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब याद रखो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रो मतलब बिग, बड़ा, और माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ रहा हूँ जिसके बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग नेचर पता करूं, तो हम लोग उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने की जगह पे केवल एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, ये देखो ये इसका डिफरेंस है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल लो, जैसे ह्यूमन बॉडी हुआ, तो जनरली बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आई थिंक 91 या 92 फ़ारेनहाइट है। या अगर अभी आपने कोरोना केस में देखा होगा, तो आपके यहाँ पे वो टेम्परेचर गन लगाया जाता है और वो आइडेंटिफाई करता है 36 और 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 और 37 होता है। तो क्या मेरे अलग अलग पार्टिकल्स के टेम्परेचर नोट किया गया? नहीं, उन्होंने एक एवरेज नोट किया। तो ये किस में आ जाएगा? तो मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, और माइक्रो में क्या होगा? तो इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानकारी मतलब कलेक्ट करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा? माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में। ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, एक सेकेंड। ये जो वर्ड है ये माइक्रो है, MI, बाय मिस्टेक ये करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो दिस सिस्टम अप्रोच टू थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विथ ग्रॉस और ओवरऑल बिहेवियर। ओवरऑल बिहेवियर के बारे में बोलेगा, और इसे क्लासिक थर्मोडायनेमिक भी बोला जाता है। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम required system mathematical formulas,
इसके अंदर केवल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि अगर मेरे को मीन टेम्परेचर निकालना आता है तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट जितने भी अलग अलग सिस्टम से डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे को मीन निकल जाएगा। प्रेशर निकालना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मैं प्रेशर नहीं निकालता हूँ, मैं केवल पूरे बॉडी का एरिया मेजर करता हूँ और कितना फोर्स लगाया डिवाइड कर दिया तो मेरे को प्रेशर मिल गया। ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक में होता है दिस सिस्टम अप्रोच टू थर्मोडायनेमिक विच इज कंसर्न डायरेक्टली विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। हम हर एक छोटे छोटे बॉडी या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इससे हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। The approach consider that the system is made up of very large number of discrete particles known as molecules. These molecules have different velocities and energies. The value of these energies are constantly change with time. ठीक है। उसके बाद the value of the properties of the system are their average value। मतलब इसमें क्या हम लोग निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ सैंपल ऑफ अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है बस उस पर कंसिडर करना है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ सिस्टम only a few properties are needed। ठीक है। एग्जाम्पल मतलब जैसे मैंने माउस पकड़ा तो माउस का बॉडी कितना है, मतलब एरिया कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका वेट कितना है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है। The behavior of the system found by using statistical method as the number of molecules is very large. So advanced statistical and mathematical methods are needed to explain the change of system. The properties like velocity, momentum, impulse, kinetic energy, force of impact, etc., which describe the molecules cannot be easily measured by instrument. Our sense cannot feel them। ठीक है। मतलब यही, मैं अगर यही माउस के बारे में बोला तो मैं इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करूंगा जो मेरी बॉडी सेंस नहीं कर सकेगी, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। A large number of variables are needed to describe a system, so the approach is complicated। मतलब ये वाला जो पार्ट है माइक्रोस्कोपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। चलिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो वर्ड याद रखिएगा, होमोजीनियस एंड इंडिविजुअल केमिकल कंपोजिशंस इवन थ्रू इट इज चेंज ऑफ फेस। मतलब दो वर्ड्स याद रखो। दो वर्ड क्या क्या है, तो पहला ये होना चाहिए होमोजीनियस होना चाहिए और दूसरा ये केमिकली एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होना चाहिए। मतलब चेंजेस आएंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, इससे बोला जाता है प्योर सिस्टम। क्लियर। चलिए आपके अभी 2 मिनट बाकी है, इसलिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए। सर एंट्रोपी का डेफिनेशन एक बार बता दीजिए। किसका? एंट्रोपी। इंट्रोपी, दो वर्ड बोला था, इंथैल्पी एंड इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब क्या हुआ, तो ऐसा समझो जैसे इंजन, हम जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बोलते हैं, तो ये पिस्टन और सिलेंडर के अरेंजमेंट से कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है, रेडिएट हो जाती है। तो जो रेडिएट होती है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो यूजफुल एनर्जी है जो मुझे काम में आई, ये जो एनर्जी है इसको हम लोग इंट्रोपी डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन वर्ड हुआ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड इंट्रोपी। और Yes, किसी sir. को
किसी को डाउट? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो आज का सेशन अपन कंप्लीट करते हैं। आप 1 मिनट एज इट इज रहिएगा, मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर ले रहा हूँ।